अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, एक भारी भरकम सियासी मंडे के बाद आज हम हाजिर हुए हैं गुड मॉर्निंग आज का ये शो लेके, जिसमें डेफिनेटली बहुत सारी बातें होनी है, बहुत सारे तज्जिए और बहुत सारी खबरें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ पे शेयर करेंगे। क्योंकि कल हमने देखा कि जोड़ तोड़ के बाद बिल आखिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो ही गया। और ये इंतखाब किस तरह से हुआ, डेफिनेटली जमहूरी प्रोसेस था, तो जमहूरी प्रोसेस तो पूरा हो ही गया है, लेकिन इसके पीछे भी कई बातें हो रही है। क्योंकि जैसे ही सेनेट के इलेक्शंस का ऐलान हुआ था तो हॉर्स ट्रेडिंग की आवाजें आ रही थी, और वो आवाजें इन चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुंतखब होने के बाद भी अब भी आ रही हैं। और बहुत सारे लोग इस हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, खास करके पीटीआई के ऊपर बहुत सारी बातें बनाई जा रही हैं। तो जनाब, सियासी बातें भी करेंगे, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं अब हम पीएसएल के हवाले से, जिसमें एक दिन के गैप के बाद अब मैचेस फिर से शुरू होने हैं। और अब देखना यह है कि कौन सी टीम मैदान मारेगी। लेकिन अगर कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स जो है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी और जिस तरीके से तमाम मैचेस जीत रही थी, अब थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कप्तान इमाद वसीम इस वक्त इंजर्ड हैं, 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन के अंदर हैं। उन्हें कैच पकड़ते हुए बैक हेड पर इंजरी आई थी, लेकिन उनके मीडिया मैनेजर का ये कहना है कि इस वक्त वो रूबा सेहत हैं, लेकिन अगले मैच में उनकी शिरकत इस वक्त मशकूक जरूर है। वीडियो भी अपलोड किया, उन्होंने वीडियो मैसेज अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और अभी रिकवर कर रहे हैं। ताहम इसके साथ साथ कराची किंग्स की बात हो रही है, तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और आपको पता है मुल्तान सुल्तान्स का मैच होने वाला है। मुल्तान सुल्तान्स अगर आज का मैच हार जाता है तो उसे भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है टूर्नामेंट में खेलते रहने के लिए। और अगर बात करें लाहौर कलंदर्स के हवाले से, तो लाहौर कलंदर्स बेचारे इवेंट से तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब जाके उन्होंने कम बैक कर ही लिया है बिलाखिर। अब चूंकि 4 मैचेस रह गए थे, 2 वो जीत चुके हैं या 2 बाकी हैं। अब 2 मैचेस भी वो जीत सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन सब आपको पता है इस वक्त बहुत अच्छी नजर आ रही है, और टूर्नामेंट के अंदर इस वक्त वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो पीएसएल के मैचेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही जो ये मुकाबला है बहुत ज्यादा सख्त होने वाला है। और देखना यह है कि कौन सी टीम जो है वो मैदान मारती है। सारी टीम के लिए हमारी बेस्ट विशेज हैं, और इमाद वसीम के लिए भी बेस्ट विशेज हैं कि वो जल्दी से रिकवर करें और कम बैक करें और टीम को संभालें। और साथ साथ अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, तो डेफिनेटली अब पेशावर ज़ल्मी को भी सोचना पड़ेगा कि उनको आगे क्या करना है। तो पीएसएल के हवाले से ये तो सारी बातें हम करेंगे भी, और सियासी बातें भी हम शामिल करेंगे। लेकिन अब थोड़ी सी बात उन लोगों के हवाले से कर लेते हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं, और बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो अपने बॉडी मास को जो है वो कम नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े ब्लेस्ड होते हैं, जैसे कि मैं और ओबेस। तो हम आपको बताएंगे कि आज अपने इस मसले से आप किस तरीके से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगे, जिनसे हम ढेर सारी टिप लेंगे और पूछेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कैसे कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। क्यों ओबेस? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, और प्रोग्राम में इसमें आगे चल के मजीद भी बात करेंगे। अभी चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। सादिक संजरानी साहब ने 57 वोट हासिल किए हैं। सेनेट का सनसनीखेज मैच ऑपोजिशन इत्तेहाद ने जीत लिया। मीर सादिक संजरानी चेयरमैन। अपर हाउस में जीत के बाद जरदारी हाउस में जयालों का जश्न, पार्टी क़यादत के हक में नारे, जश्न में नोटों की बारिश। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की भी शिरकत। क्या शहबाज शरीफ पार्टी सदर कायम रह पाएंगे, या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ नया उम्मीदवार लाएंगे? किसके सर सजेगा पार्टी सदारत का ताज? जनरल कौंसिल के इजलास में आज फैसला किए जाने का इम्कान। जनाब, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अखबारात में क्या शह सुर्खियाँ हैं, डेफिनेटली सेनेट के हवाले से होंगी, और एक्सप्रेस मेरे सामने है, मेरे पास है। तो एक्सप्रेस की जो मेन लीड है वो है संजरानी चेयरमैन मांडीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सादिक संजरानी को 57, सलीम मांडीवाला को 54, नून लीग के जफरुल हक को 46 और उस्मान काकड़ को 44 वोट मिले हैं। दोनों ने हल्फ उठा लिया। ऐवान में बदनज़मी, जरदारी, नवाज, इमरान के हक में नारेबाजी। तो जनाब, कल जिस तरीके से हमने ओवरऑल ये सूरत हाल देखी, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली जैसे भी हुआ एक जमहूरी प्रोसेस कंपाइल हो गया है और उसके बाद अब जमहूरियत में आगे चलना है और मज़ीद जो है वो जनरल इलेक्शन की तैयारियां होंगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि उस तरह के जो इनके मेंबर्स थे जिनके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो जरदारी साहब के साथ मिलेंगे या फिर वो संजरानी साहब को वोट करेंगे, वो बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सा रिज़ल्ट था। और यही कहा जा रहा है कि जनाब जब आखिर तक जब रिजल्ट अनाउंस होना था, आखिर तक जब ये मेंबर्स आ रहे थे तो उसमें यही कहा जा रहा था कि जी अब कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल सी सूरत हाल है। लेकिन लोग यही कह रहे थे, नून लीग के जो हुक्मरान जमात है, नून लीग जो है वो यही कह रही थी कि हमारे पास अददी मेंबर्स पूरे हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जिस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आया है तो उससे ये तो कहा जा रहा है कि जब बलूचिस्तान से इस तरह का ये रिजल्ट सामने आया तो बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर होंगी और इससे कई सवालात भी उठ रहे हैं। बहरहाल लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं कि बहरहाल एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद, बहुत ज़्यादा तज्ज़िये तबसरे के बाद और सियासी तनकीदों के बाद बिल आखिर हमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिल गए हैं। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी बातें उठ रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। और जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था उसके दौरान ही नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जी किस तरीके से खुले पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी आप ठीक कह रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बाज़गश रही है और कल 14 तारीख है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सबूत भी मांगे हैं। अब अगर बात की जाए कि किसके वोट ज़्यादा थे और इस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद ने जब नौ मुंतखब वो सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया था, उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद ने मीटिंग के दौरान कहा था कि हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और हम यकीनी तौर पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अपना मुंतखब करवा लेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब बारी आई वोट डालने की तो उनके वोट कम पड़ गए, उनके उम्मीदवार को सिर्फ 46 वोट पड़े और दूसरे उम्मीदवार को तकरीबन 42 वोट पड़े हैं। अपोजिशन जीत गई है, इत्तेहादी जमातें जो थीं अपोजिशन की वो जीत गई हैं। एमक्यूएम का यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त रोल सामने आया है। उन्होंने उनके जो 4 सेनेटर्स थे उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद को वोट डाला है और साथ साथ एक और अच्छी डेवलपमेंट ये हुई नून लीग की तरफ से कि उनके हामियों के अंदर से भी कुलसूम परवीन साहिबा हैं, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा को वोट दिया है और उन्होंने बांगे दुहाल इसका इजहार भी किया है। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्योंकि हम सेनेट के हवाले से ओवरऑल बात कर रहे हैं तो सेनेट के हवाले से यहाँ पर खबर पब्लिश की गई है तो इसमें मैं एक पिक्चर भी देख रही हूँ कि जो 9 मुंतखब सेनेटर कृष्णा कुमारी की है जो वालदैन के हमरा सेनेट इजलास में शिरकत के लिए आ रही हैं और आप देख सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम देखते हैं कि अगर इस तरह के लोगों को सेनेट में आते हैं तो डेफिनेटली लोगों की बात होगी, आवाम की बात होगी और एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और जब शैला रज़ा आई थी तो मैंने ये पूछा भी था कि क्या पीपल्स पार्टी की नजरियाती सियासत अब चेंज होने जा रही है, तो उन्होंने कहा जी एक लालदीन साहब हैं उनको भी उन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया इस सिलसिले में, पूरे साथ रखा है। और कृष्णा कुमारी के हवाले से जब ये आई डेफिनेटली इनके घर वाले भी साथ थे और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा था कि वाकई में हमारी जो सेनेट है उसमें अगर इस तरह के लोग आएंगे तो इस हवाले से मजीद आवाम की बात होगी और अवामी मसाइल उजागर होंगे। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ओवरऑल इस सारे प्रोसेस के अंदर हर बंदा ही बड़ा स्ट्रेस था, हर बंदा ही ये सोच रहा था कि जी इस सूरत हाल पर हम बोलें तो क्या बोलें। और ऑब्वियस सी बात है कि इस सारी सूरत हाल पर अगर बोला जाए तो क्या बोला जाए, क्योंकि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने, जिस तरीके से पीटीआई ने इनडायरेक्टली, अगर ये कहा जाए कि पीटीआई ने इनडायरेक्टली जिस तरीके से मुफाहमत का रास्ता चुना पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने ये तमाम पॉलिसी बनाई और उसके बाद फिर जाकर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया गया है। तो उस हवाले से मजीद भी हम तज्जियों और तबसरों में जानेंगे और बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं और सेनेट इलेक्शन के अलावा दीगर मामलात पर भी उनसे तफसीली बात करेंगे। बाहर अब चलते हैं मुख्तलिफ शहरों की जानिब, जहाँ पर सबसे पहले चलेंगे लाहौर। हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज लाहौर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। हुमा भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। और दिन का आगाज़ अच्छा हुआ, मौसम अच्छा है। हाँ। और इसके साथ साथ अगर पंजाब का अगर मौसम और सियासी मौसम के बारे में बात करूं तो पंजाब के सियासी मौसम में आज हमें नजर आएंगे इमरान खान, जो कि आजकल बहुत ही इन है स्क्रीन पर, और आज वो जलसा करने जा रहे हैं। गुजरात में जाएंगे मेंबर साइजी मुहिम के लिए और फिर वहाँ पर पंडाल भी सजेगा और वहाँ पर हम लोग देखेंगे अफीन्स जो है वो खूब वहाँ पर भंगड़े डालेंगे क्योंकि उनकी जीत हो चुकी हुई है। और उसके बाद हम लोग अगर लाहौर का जिक्र करें तो लाहौर में हाँ बहुत से अच्छे इवेंट्स भी हैं। T20 डेफ टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आज लाहौर में एक प्ले ग्राउंड में हम लोग देखेंगे डेफ क्रिकेट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंसाफियंस जो हैं वो फिर पुलिस के खिलाफ ही यहाँ पर जोर आजमाते हुए दिखाई देंगे, एहतजाज करते हुए दिखाई देंगे।
और एहतजाज के बाद मॉल रोड पर वो आएंगे और एहतजाज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो जमात इस्लामी के अमीर हैं वो विमेंस डे के हवाले से विमेंस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जमात इस्लामी की जानिब से, तो वहाँ पर वो आएंगे, वो भी खिताब करेंगे। कल भी उन्होंने सेनेट में बड़ा ज़ोरदार खिताब किया था, तो आज भी वो अच्छा सा एक विमेंस के हवाले से भी और वैसे भी ओवरऑल जो सेनेट और बाकी जो सियासी पोजीशन है उसके हवाले से भी खिताब करेंगे। तो आज लाहौर में और ओवरऑल पंजाब में इस तरह के इवेंट्स हैं जिसमें जनाब आज लाहौर में ओवरऑल पंजाब में काफी ज्यादा एक्टिविटीज हैं। हुमा भट्ट लाहौर से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और रुख करेंगे पेशावर की तरफ जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर जमील और उनसे जानते हैं कि आज पेशावर का मौसम कैसा है, वहां पर कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी आमिर जमील, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग सबा। और जैसा कि आपने बता दिया पेशावर के मौसम के हवाले से, पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेशावर और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो मौसम है वो आज इंतहाई सुहाना है। बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और जो कि सर्दियों की आखिरी वो है बारिश जो है वो जैसे कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की हुई है, तो वो पेशन गोइयाँ जो हैं वो पूरी हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी हो चुका है, जिसमें सैदू शरीफ, पाड़ा चिनार, मैंगोरास और इसी तरीके से चित्राल, दरोश में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशें हुई हैं। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान न सिर्फ बालाई इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश की उम्मीद है। और इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो पेशावर में शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार। आपने मौसम के हवाले से तो बता दिया, ये बताइएगा कि चूंकि आप पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तरक्याती कामों की वजह से, अब चूंकि बारिश भी हो रही है और ऐसा मौसम है तो ट्रैफिक जैम तो नहीं है कहीं? देखें, सुबह के औकात में हमें अक्सर ट्रैफिक जैम नज़र आता है क्योंकि ये दफ्तरी औकात होते हैं और तमाम लोग जो हैं अपने दफातर और स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस और स्कूलों की जानिब जाते हैं, तो ट्रैफिक काफ़ी दबाव होती है। लेकिन इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जैसे जब से BRT शुरू हुई है उस वक्त से मुतबादिल रास्ते जो हैं उन्होंने मुतारफ़ कराए हुए हैं और आवाम को से बार बार ये अपील की जाती है कि उन मुतबादिल रास्तों पर सफ़र किया जाए। रश तो होती है ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर BRT शुरू है, जिनमें चमकनी है, GT रोड का सारा इलाका है, चमकनी, गुलबहार, हशनगरी, फिरदौस। क्या बात है जनाब, पेशावर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। आमिर जमील अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि जातियाँ और जाती हुई सर्दियों का मजा जो है वो शहरी इंजॉय करेंगे और उस पे से बारिश भी अगर हो जाए तो क्या बात है, बिल्कुल मजा दुबाला हो जाता है। क्योंकि अब तो थोड़ा सा बेहतर हो गया है, कराची का मौसम भी बेहतर हो रहा है बिल्कुल। और अगर जब गर्मियाँ आती है ना तो फिर गर्मियाँ अपने साथ बड़े सारे दुख भी लाती हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग आज में फिलहाल यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब आज अखबारात में एडिटोरियल्स में क्या कुछ है ये जानने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। जैसा कि इंट्रो के शुरू में हमने कहा कि एक भारी भरकम सियासी मंडे के बाद आज फाइनली हमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिल गए हैं, लेकिन कल जो कुछ भी होता रहा ओवरऑल जमहूरियत के लिए कैसा दिन था? जमहूरियत के हवाले से तो सबा ज़्यादातर राय यही है कि जमहूरी अमल एक मुकम्मल हो गया है, लेकिन जहाँ जमहूरियत के पनपने की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, वहाँ पर हमें थोड़े से धचके लगे हैं। इसका अंदाज़ा आप ये कर सकती हैं कि एडिटोरियल है डॉन का जिसका उन्वान है संजरानी सिलेक्शन, नॉट सेनेट इलेक्शन। उन्होंने अपना टाइटल एडिटोरियल का रखा है संजरानी सिलेक्शन। इदारिया और पेपर ये कहता है कि दिस इज इट फोरसीज अ फर्दर डेमोक्रेटिक सफरिंग, कि ये डेमोक्रेटिक सफरिंग है और ये जो इलेक्शन हुआ है जिसे वो सिलेक्शन कहा जा रहा है ज़्यादातर हलकों में, कि एक वो ये कहते हैं कि अगर ये मुस्लिम लीग नून की हार है तो पीपल्स पार्टी और PTI की जीत भी नहीं है। इसलिए कि ना तो संजरानी साहब जो हैं सादिक संजरानी वो PTI के उम्मीदवार हैं, ना ही वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जिस तरीके से और ये भी कहा जा रहा है कुछ पॉलिटिशियंस तो ये कहा कि ये एक मिशन अकम्पलिश्ड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मिशन अकम्पलिश नहीं है, एक फ़ेज़ है। उस मिशन का एक फ़ेज़ अकम्पलिश्ड हुआ है, एक फ़ेज़ की तकमील हुई है। क्योंकि बलूचिस्तान से देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से कहा गया कि बलूचिस्तान में जो ड्रामा हुई, जो कू हुआ गवर्नमेंट PTI MLN की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़,
था, जिसका अंजाम जो है सेनेट में हमें देखने को मिला, क्योंकि उस बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मकसद गिराने का ये था कि PMLN की नुमाइंदगी सेनेट से ख़त्म कर दी जाए बलूचिस्तान के जरिए, ताकि क्योंकि ये बड़ा कहा जा रहा है कि प्लान का जरिए था कि नुमाइंदगी लानी थी बलूचिस्तान की, डिसाइड कर लिया गया। उन्होंने कहा ना इमरान खान साहब ने कि इससे बलूचिस्तान की महरूमी दूर होगी, हो जाएगी महरूमी दूर बलूचिस्तान। देखिए सबा, ये तो हमने पहले भी देखा कि कई CM तब्दील किए गए, दावे किए गए कि बलूचिस्तान की ये महरूमी दूर कर दी जाएगी, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़ सका। कोशिशें की जा रही हैं। देखें, हम सब ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन कायम हो और वो भी एक मेन स्ट्रीम में है, पाकिस्तान का हिस्सा हो, तरक्की ऐसे ही हो जिस तरह दूसरे सूबे में हो रही है, पसमानदगी के दायरे से निकले। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है एक एक्स्ट्रा जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो आएँ और जो है डेमोक्रेसी को जो है ना डिरेल करने की कोशिश की जाए। लेकिन बहरहाल ये जो मैं ये तज़्ज़िये पेश कर रहा हूँ, ये सारे अखबारों के हवाले से बता रहा हूँ, मेरा इसमें कोई ज़ाती ओपिनियन नहीं है, लेकिन इदारिये और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ प्रेल्यूड ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन। ये जो मैं फेज़ आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से देखें, एक और चीज़ बहुत बड़ी बात सामने आई कि जो है जो कहते हैं ना सियासी जो इख्तलाफात थे ये कोई मायने नहीं रखते हैं, जिस तरह PTI और PML जो है वो PPP जो करीब आए हैं। हम सब समझ रहे थे, एक तस्वुर था कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनका इल्हाक हो जाए, लेकिन सेनेट के अंदर मुफाद में ऐसा हुआ है ना, उन्होंने जाके अपने 13 नशिस्तें उनको दे दी, उन्होंने जाके पीपल्स पार्टी को दे दी, जबकि मुझे हैरत इस बात पे थी कि CM उस टाइम ये कह रहे थे कि जो चल के आ जाता है उसका वजन ज्यादा हो जाता है, तो चल के तो इमरान खान साहब भी उनके पास आए थे, तो लेकिन खैर उन्होंने जो होना था वो हम सबको नजर आ रहा था कि होना इस तरीके से है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि PTI ने बाज़ाब्ता तौर पर तो राब्ता नहीं किया, लेकिन एक बीच की राय इख्तियार की जिसके अंदर उन्होंने बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट किया। देखिए ना सबा, सेनेट के में इलेक्शन के बाद जो है आप देखें नारे भी लगे हैं और खुद जो आपस में एक मुबारकबाद दी जा रही थी वो ऐसे ऐसे चेहरे थे जो कि एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे और उन्होंने मुबारकबाद दी। मुश्तरका तौर पे नारेबाजी, एक जरदारी सब पे भारी हमने इलेक्शन देखे, PTI देखिए, फिर हमने ये भी देखा कि लेकिन जरदारी साहब ने जो बात की थी कि जी मैं सेनेट चेयरमैन भी अपना लाके दिखाऊंगा और मैं आपको कह रहा हूं जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, वाकई उन्होंने वो करके दिखाया। जी हाँ, बहरहाल जरदारी साहब ने तो पहले भी इन्हें वार्न कर दिया था कि अभी तो आप खेल रहे हैं, जो आखिरी साल होगा जो है इलेक्शन से पहले का वो मेरा होगा, तो वो उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि वो बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है कि उनका मुकाबला। लेकिन बहरहाल ये एक सभा हमारी जमहूरियत के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं है, इदारे भी यही कह रहे हैं, क्योंकि देखें अब जो रज़ा रब्बानी का जो नाम लिया गया था, मुस्लिम लीग नून ने भी एक गेम खेला था। गेम खेल ये करें या उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि रज़ा रब्बानी चेयरमैन की नशिस्त के लिए बेहतरीन उम्मीदवार थे और वो उनका बैकग्राउंड भी है। लेकिन जो सारिक संजरानी साहब का पॉलिटिकल, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब के 1998 में हाल से ही कोऑर्डिनेटर रहे, उसके बाद इन्होंने 5 साल प्योरली बिजनेसमैन है। जी हाँ, बिजनेसमैन है इनका और वो सेनेटरशिप भी उनकी मशकूक है उस तरह से। और फिर आप देखें, ये कहा जा रहा था कि ये मुकाबला जो है ये अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो और नवाज शरीफ के दरमियान मुकाबला है, क्योंकि देखिए बज़ंजो साहब भी जो है वो अचानक हासिल बज़ंजो साहब ने भी कुछ कहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? हासिल बज़ंजो साहब ने तो बड़ी जज्बाती तकरीर की। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है पार्लियामेंट में बैठते हुए भी, और ये जो है आज जो है उन कुछ क़ुव्वतें ऐसी बालदस्त हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि वो पार्लियामेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है क़ुव्वत में, और उन्होंने कहा ये किसी की जीत नहीं है, हम सबकी हार हुई है आज। तो ये नून लीग का स्टैंड तो नून लीग तो ये बिल्कुल नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने भी ये कहा, मरियम सिलेक्शन है नून लीग का, तो मरियम नवाज ने तो खैर उन्होंने कह दिया कि सब एक जगह हो गए, इशारे वाले भी और भी, तो उनका दुख तो हम समझ सकते हैं कि बहरहाल मुस्लिम लीग नून का भी इसमें बराबर का वो है, क्योंकि नून लीग ने भी नवाज शरीफ साहब को आप देख लें, चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन थे उनकी आंखों में आंसू आ जाया करता था कि कोरम पूरा हो जाए, कम से कम आप आ जाएं। तो इन लोगों ने पार्लियामेंट को नज़रअंदाज किया, उसकी जो वक्त थी उसको नहीं समझा उस वक्त। अब जो है जब पानी सर से गुजर गया तो अब पार्लियामेंट बलूचिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी आई उसके जिम्मेदार भी नून लीग है। वहाँ के लोग यही कहते रहे जी हमारे तो इशूज सुने ही नहीं जाते हैं। बलूचिस्तान असेंबली में जो कुछ भी होता रहा वो इसी वजह से होता रहा ना कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बिल्कुल भी दूर नहीं किए जा रहे थे। तो इस हवाले से फिर वहाँ से एक सूरत हाल बनती मुख्तलिफ इवेंट्स आए और उसके बाद फिर ये सूरत हाल बनी। तो जनाब क्योंकि हम सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं और इदारिये भी उसी के ऊपर हैं, तो ऐवान बाला की बड़ी कुर्सी पर बलूचिस्तान के सादिक संजरानी विराजमान हो गए हैं। नून लीग के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए हैं। बलूचिस्तान पैनल के उम्मीदवार ने 57 जबकि नून लीग के सीनियर रुकन को सिर्फ 46 वोट मिले हैं।
सादिक संजरानी साहब ने 57 वोट हासिल किए हैं। खिलाड़ी सरदारी, शेरों का शिकारी सरदारी, शेरों का शिकारी सरदारी। शिकारी का शिकार या कप्तान के वार, इमरान खान और जरदारी का गठजोड़ काम कर गया। हुक्मरान हुकूमत के दावे धरे रह गए। 57 वोटों के साथ चेयरमैन सेनेट का ताज सादिक संजरानी ले उड़े। राजा जफरुल हक के हिस्से में सिर्फ 46 वोट ही आ सके। सादिक संजरानी की फतह पर ऐवान जीए भुट्टो और एक जरदारी सब पे भारी के नारों से गूंज उठा। कामयाबी के बाद नौ मुंतखब चेयरमैन ने मुखालिफ उम्मीदवार राजा जफरुल हक से मुसाफा भी किया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। हल्फ उठाने के बाद सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट की सीट संभाल ली। तो जनाब ये पैकेज आपने देखा नफीस भाई, 57 वोट मिले हैं नून लीग के जो उम्मीदवार थे चेयरमैन के लिए, उन्हें कम वोट मिले हैं। हुआ क्या, आप क्या समझते हैं? पहले तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बात कर रहे थे जब 9 मुंतखब सेनेटर्स मुंतखब हो गए थे, उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म जब जमा हुए, उन्होंने कहा हमारे नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और हम देखें कैसे अपना चेयरमैन मुंतखब कराते हैं। फिर हुआ क्या? एमक्यूएम के रोल पे भी खास तौर पे बात कीजिएगा। देखें, खुद इस वक्त नून लीग के हलकों में बेचैनी है और वो सोच रहे हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की गई और खुद कई मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो नंबर था वो कहीं ज़्यादा था इससे। खुद उनके वो अब तहकीक कर रहे हैं, ये तफ्तीश हो रही है, क्या अभी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आखिर कौन थे जिन्होंने डिच किया है, क्योंकि तवक्को नहीं की जा रही थी कि तकरीबन 11 वोटों का फ़र्क आया है। हम यही कर रहे थे, हम जब आपस में ये बात कर रहे थे कि यार जिस तरह की अलाइंसेस हो रही हैं, जमात इस्लामी ने भी अपसेट किया। तवक्को की जा रही थी कि जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई जो इत्तेहाद है, जो अपोजिशन इत्तेहाद है, उसके पलड़े में बैठेगी, लेकिन जमात इस्लामी ने भी इनको अलाइंस दिया, नेशनल पार्टी की सपोर्ट थी। फिर एमक्यूएम के हवाले से कहा जा रहा था, एमक्यूएम कंफ्यूज नज़र आई है एमक्यूएम के इस हवाले से, क्योंकि एमक्यूएम ने खालिद साहब ने कहा कि हमारा, पहले तो उन्होंने कहा था कि हमने अश्योरेंस दिला दी थी, एक हमारे हल्के में खबरें आई थी कि नून लीग की तरफ से एमक्यूएम का झुकाव है। फिर अचानक क्या हुआ कि जो है बहादुराबाद ग्रुप ने पलटी खाई और वो फिर वो पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद में चले गए। लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर की कि हमने वोट देना है सादिक संजरानी को, हमने सलीम मांडवी वाला को वोट नहीं देना। एलिगेशंस लग चुके हैं हॉर्स ट्रेडिंग के। एमक्यूएम कहती है कि अब हम किस मुंह से जो है इनके साथ सब खड़े होंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ अवेज बहुत बड़ा पैदा होता है, तहकीक होंगी कि किसने किया है। नून लीग जो एक्सपेक्ट कर रही थी, जो सीटें वो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो उसे नहीं मिल सकी है। इसके अंदर के हल्के थे, क्योंकि एक सेनेटर खातून सेनेटर तो कह दिया कि मैंने वोट नहीं दिया, खुद नून लीग की अपनी सेनेटर हैं, इसके अलावा कौन है अभी मालूम हो जाएगा। लेकिन एक जो अहम बात यह है जो हम भूल रहे हैं कि अभी इलेक्शन में सबके सब ने एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डाला था हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। तुमने मेरे नंबर लिए, तुमने मेरे लोगों को खरीदा, इसने खरीदा, इलेक्शन कमीशन चले गए। यही बात तो गुड मॉर्निंग आज में हम करते आए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, जो आप एग्जैक्टली अभी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। और आज जो है अब वो सारी एलिगेशंस खत्म हो गई, भाई भाई हो गए सारे। तो ये एक सवालिया निशान है। इस टाइम पर अब ये कहा जा रहा है जी मुल्क के मुफाद में ये बेहतर था, क्योंकि बलूचिस्तान की महरूमी को दूर करना था और ये फैसला जो है बहुत जबरदस्त हुआ है। अल्लाह करे ये फैसला सही साबित हो, जमहूरियत के लिए आगे बहुत मिस्बत तब्दीलियां आए। लेकिन डेफिनेटली जैसे हम सब एक शौक की सी सूरत हाल में, जैसे हम सबको ये सारी सूरत हाल समझ में नहीं आ रही है, वैसे ही डेफिनेटली बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज हैं। इवन तज्जियाकार भी जो है वो यही बात कर रहे हैं कि जी जो कुछ भी हुआ उसमें डेफिनेटली पीटीआई और पीपल्स पार्टी को बहुत सारा इस सारी सूरत हाल का क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनका सियासी गठजोड़ भी था। खैर, गुड मॉर्निंग आज में इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब मौजूद हैं, जिनसे हम सेनेट इलेक्शन के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो नफीस साहब, जिस तरीके से सेनेट इलेक्शंस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो हमें अभी ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र सर। कैसा दिन था कल जमहूरियत के लिए? बस जमहूरियत शादाब आबाद और खुश इखलाक दिखाई दी है कल। कि आप देखें ना, ये कह रहे थे कि हमारे 54 वोट हैं, अगर फजलुर रहमान साहब के और जमात इस्लामी के और वो जो चकजई है उसके निकाल दें, तो फिर इसका मतलब है कि 30% वोट इन्हें 30% वोट इनको नहीं मिले जी। और यकीनन क्योंकि ये छोटे छोटे वोट तो इधर उधर नहीं हिले, तो इनकी पार्टी में से ही लोग हैं।
और वो जो इनका एजेंडा था कि हम आगे तो तलवारें चला देंगे, कस्तन दुनिया फतह कर देंगे और जोड़ो कराटे करेंगे और बैंकॉक के शोले होंगे, आइन की तरमीम करेंगे, वो खुश होकर रह गई है। और नवाज शरीफ खानदान को एक कल जो धचका लगा, इससे पहले कभी नहीं लगा। और इनकी सर उससे पहले वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमारे अददी मेंबर्स जो हैं वो पूरे हैं और डेफिनेटली अगर कोई सेनेट चेयरमैन मुंतखब करेंगे तो वो नून लीग की जानिब से, हुक्मरान जमात की जानिब से होगा। लेकिन बहरहाल पीटीआई और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद था वो काम आ गया। लेकिन पीटीआई पे बड़ी बातें हो रही हैं सर, क्योंकि पीटीआई ने इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी से गठजोड़ कर ही लिया। सर जी देखें, सियासत नाम है कोऑपरेशन का, कोऑर्डिनेशन का, कंसेंसस का, कंप्रोमाइज का। अब देखें ना, जो दशका कल उनको लगा, ये तो सारा मुल्क का जमहूरी निजाम हिल जाना था अगर नवाज शरीफ आ जाता। आप उनकी बातें सुनते, जमीन पे तो उनके पाँव ही नहीं है। पहले ही नाअहल होने के बावजूद वो ललकार रहे हैं और फुनकार रहे हैं, और इतना फुनकार रहे हैं कि बच्ची है, मैं कहना नहीं चाहता, बच्चियों के बारे में मैं बात नहीं करता। जो उसने रावलपिंडी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से बात किया या फातिमा तो जोरा से बात की है, ये तो इस मुल्क में खाना जंगी करा देगी। अकल है नहीं, चले सर, सियासत तो नहीं होती ना, अकल से सियासत होती है। चले सर, वो ठीक है, नून लीग तो एक उनको शिकस्त हो गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी जा रही हैं, तो इस जो इनका पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है, जरदारी साहब को आप खराज तहसीन पेश करेंगे इस हवाले से? मुझे ये नहीं पता पीपल्स पार्टी और ये मुझे पता और तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन कभी इकट्ठा नहीं लड़ेंगे। और अगर उनमें कोई ऐसे कैंडिडेट हैं लाइक कायरा साहब या दूसरे जहां पीटीआई के कैंडिडेट नहीं है तो वो सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन सर, लेकिन आप देखें ना कि इस इत्तेहाद के लिए उन्होंने रजा रब्बानी को इतना ऑनरेबल एग्जिट नहीं दिया, क्योंकि रजा रब्बानी के हवाले से बातें हो रही थी कि उनकी काफी खिदमात हैं। लेकिन जरदारी साहब ने उससे पहले ही उनके लिए कई बातें कह दी और उनका जो वोट था, उनकी जो सिंपैथी थी, वो दूसरी तरफ थी। अब मुझे इसका जरा जवाब देने दीजिएगा जी। देखिए, रजा रब्बानी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कभी इस हाउस में कोई वजीर आया ही नहीं। ठीक, आप जरा वो क्लिप दिखाएं कि रजा रब्बानी के कितनी दफा वो सीट से उठ के चला गया। वैसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए लड़ रहा था, वहां बागे शोहदा बना के असेंबली के बाहर। और आसिफ जरदारी ने दो क्या कहते हैं, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। उसने अपनी पार्टी के अंदर भी मैसेज दिया कि मैं रजा रब्बानी बना दूंगा आपको, और ये उसने मैसेज दिया है कि मेरी फुली गिरफ्त है, जो मैं चाहूं वही होगा। और रजा रब्बानी साहब जो हैं वो बड़ी माजरत के साथ कि कोई वजह तो होगी ना जो आसिफ जरदारी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो पिछले 6 महीने सर करप्शन की बात हुई थी तो रजा रब्बानी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरी पार्टी के कुछ लोग भी पीछे हट गए हैं। देखें, मैं तो बात वक्त से पहले कहता हूँ, मैंने बहुत पहले कहा था कि रजा रब्बानी, एतजाज साहब, फरतुल्लाह बाबर, उस वक्त आप बात नहीं मानते, और खुर्शीद शाह आसिफ जरदारी की गुड बुक में नहीं है। वो खुर्शीद शाह को नवाज शरीफ का आदमी समझते रहे हैं जी, और उन्होंने रजा रब्बानी को भी नवाज शरीफ का आदमी समझा। सो अब हर पार्टी चाहती है उसका अपना कंट्रोल हो। और कल जो शेख साहब ये बताइएगा, ये हुआ क्यों? आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग उनकी गुड बुक में नहीं है, तो वजूहात क्या हैं? मैं सारों का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ जी। आप सर, आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है, क्योंकि आपके पास खबरें होती हैं? मुझे ये पता है कि ये चारों आदमी उसकी गुड बुक में नहीं है। क्यों नहीं है ये आसिफ। अच्छा सर, आपने कहा कि जरदारी साहब ने अच्छे पत्ते खेले और डूबती हुई सियासत को बचा लिया। ऑफ कोर्स इस वक्त जरदारी हो रही है, वरना वो तो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो चुका है। पीटीआई को क्या मिला सर? पीटीआई को क्या मिला? लेकिन सर एक और सवाल पैदा होता है कि सेनेट इलेक्शन के सवाल पूछे जी सर, सेनेट इलेक्शन के बाद जो है ऐवान में जो है एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगे हैं। क्या इसका क्रेडिट आप लोग नहीं लेते? इमरान खान और आपको नहीं जाता इसका क्रेडिट कि आपके इत्तेहाद ने उनको सपोर्ट किया और ऐवान में जिनको आप जो है इतने सालों से डाकू और चोर कहते आए हैं उनके नारे लगवा दिया आपने सेनेट के अंदर इत्तेहाद से? फिर इमरान खान ने खुद कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा, तो शार्ट देना होगा। इमरान खान के लोगों को वहां लगाना चाहिए था, नारे लगाने चाहिए थे, लेकिन सेनेट की जगह नहीं है, नतीजों की जगह है। नतीजा जो आ गया वो काफी है इनके लिए। अब आप देखें ना, जमात इस्लामी से मेरे पास कल नंबर नहीं था, मैं उनको फोन करना चाहता था सराजुल हक साहब को। सर कंफ्यूज मेरे साथ की सीट पे 6 महीने बैठे रहे कि नवाज शरीफ खाइन है, चोर है,
करप्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, पनामा है। मेरा और उनका केस 7 साल था। मैं अपना खुद लड़ रहा था, उनका वकील लड़ रहा था। तो मैं नहीं समझता कि अदालत में इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने के बाद नवाज शरीफ ने को वोट देने की कोई, मैं नहीं शेख साहब आप सिराजुल हक की बात कर रहे हैं कि वो करप्शन के इल्जामात लगाते रहे। बिल्कुल इसी तरह के इल्जामात तो इमरान खान साहब भी तवातुर के साथ लगाते रहे पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के ऊपर, लेकिन अब जाके वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, ना वो कभी देगा। उसने कहा मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा। सही। अच्छा सर, नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि संजरानी साहब की जो है वो इंतखाब नहीं हुआ, उनकी भर्ती हुई है। नवाज शरीफ खुद भर्ती था GHQ में, क्या इसकी शिनाख्त थी? आप मुझे बताएं ना। राजा जफरुल हक खुद ज़ियाउल हक का ओपन बैट्समैन था। आप जब तारीख को मुताला तज्जिया करती हैं सुबह सुबह, तो मुझे मुश्तिल करने की कोशिश कर रही हैं आप। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़ियाउल हक के क्लिप निकाल के बताएं कि मेरा ओपनर बैट्समैन है। देखें ना, जरदारी के ओपन बैट्समैन में और ज़ियाउल हक के ओपन बैट्समैन में मुकाबला था। नवाज शरीफ एक नया रेवोल्यूशनरी है जो शेख मुजीबुर रहमान का पैरोकार है। वो कौन सा नवाज शरीफ कोई हबीब जालब का पैरोकार था, या मौलाना अबुल कलाम आजाद का, या डोनाल्ड रॉबर्ट का, या रोमेल का? ये इसी सियासत की वो पैदावार है जहाँ लोग बिकते और बकते हैं। अच्छा सर, एक सर MQM के किरदार के हवाले से बताइएगा। MQM ने तो सलीम मानवी वाला को तो वोट नहीं दिया, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आ गए, लेकिन वो कंफ्यूज नजर आए। तो उनके हवाले से क्या है, कल को वो आपके साथ बैठेंगे इलेक्शन में भी? मेरा ख्याल है MQM जो है महाजर एक बड़ी जीनियस कौम है और बड़े दूर अंदेश लोग हैं, और नजरिया जरूरत को जितना MQM की सब सियासत समझती है, मैं नहीं समझता उतना। हम तो बेवकूफ लोग हैं, जहाँ खड़े होते हैं हो जाते हैं। ये शाम को कहीं होते हैं, दोपहर को कहीं होते हैं, सुबह कहीं फैसला देते हैं। तो मैं उस पर मेरा तबसरा नहीं लेता, बेहतर है उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। और नफीस नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, एडिटोरियल्स पर और सियासी तजियों पर आपने तबसरा किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सब अब चूंकि यहाँ पर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब PSL का मरहला है और अब देखना यह है कि कौन सी टीमें कम बैक कर सकती हैं और कौन सी टीमें जो हैं वो घर जाएंगी। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं। ताहिर खान, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप लोगों का भी। और PSL कैसा जा रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं। आज दोबारा मैच है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अभी तक जो फेजेस गुजर चुके हैं दो, उसमें आपने कैसा देखा? PSL 3 कैसा जा रहा है? देखिए अभी तक सही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द मैचेस, डे बाय डे मैचेस टफ होते जा रहे हैं। जबकि हमने देखा सुपर ओवर भी हमने 2 दफ़ा देखा है, 2 हैट्रिक्स हमने देखी हैं जो लास्ट टाइम हम नहीं देख पाए थे। लास्ट टाइम सॉरी 1 हैट्रिक हुई थी, आमिर ने हैट्रिक की थी। वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट हो रही है। आप अगर पहले फेज में दुबई में जो क्रिकेट हुई वो थोड़े फास्ट बॉलर को उन्होंने सपोर्ट किया। जब फिर शारजा चले गए तो वहाँ पर लो स्कोरिंग गेम्स हुए। दोबारा दुबई आए तो वहाँ पर बैटिंग पैराडाइज हुआ, बैट्समैनों के मजे आए, उन्होंने रन्स बनाए, सुपर ओवर्स हुए। अब जब आज से दुबई में जब मैचेस शुरू हो रहे हैं, अब देखना है ये कंडीशंस वहाँ कैसी होंगी। थोड़ा लो बाउंस होता है, थोड़ा टफ होगा। बेसिकली आज जो मैच है इस्लामाबाद और मुल्तान का, मुल्तान के लिए मेक इट और ब्रेक इट का ये सिलसिला है। अब वहाँ पर क्योंकि स्पिनर सपोर्ट करते हैं, अब देखना है कि उनके पास स्पिनर हैं, इमरान ताहिर हैं और एक बेंच पे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी बैठे हैं। देखना है कि वो फास्ट बॉलिंग से जो उनकी स्ट्रेंथ है उससे जाते हैं या एक स्पिनर ऐड करते हैं। तो फिर आज की जो पिच है वो बैटिंग वाली ज्यादा पिच है, वहाँ पे हमें रन्स ज्यादा देखने को मिलेंगे या फिर विकेट्स हमारे पास ज्यादा आने वाली है? देखिए उस सिचुएशन डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा तो वो लो स्कोरिंग गेम में, मतलब 120, 130 पर भी लोगों ने डिफेंड किया और जीते भी हैं वहाँ पर मैच। तो अब क्योंकि पिच को वहाँ रेस्ट भी मिला था, 1 वीक के बाद दोबारा गए, ऑब्वियसली थोड़ी फ्रेश हो गई होगी पिच और थोड़ा हार्ड हो गई होगी। मॉइस्चर वहाँ होता नहीं है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पिच होती है। सही। और आई होप कि वहाँ अच्छी क्रिकेट हो और छोटा ग्राउंड है एज कम्पेयर टू दुबई, और आउटफील्ड स्लो है वहाँ, जरा छक्के चौके छक्कों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान का मैच होने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो आज का मैच आप क्या देखेंगे, किसका पलड़ा भारी है ज़्यादा? क्योंकि मुल्तान सुल्तान को मैच आज जीतना लाजमी है अगर टूर्नामेंट में उन्हें आगे बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखें तो मुल्तान 3 मैच हारा हुआ आ रहा है, बहुत प्रेशर में होंगे और जो उनकी टीम स्ट्रेंथ है वो एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एज वाइज देखें तो जरा ज्यादा
मतलब ज्यादा एज में नहीं, 30 प्लस, ओवर एक्सपीरियंस, मतलब 30 प्लस आप कह सकते हैं। और इस्लामाबाद में देखें तो इस्लामाबाद में यंग लड़के हैं, इन्होंने लास्ट मैच में जफर घौर को खिलाया, व्हिच इज ही बोल्ड ब्रिलियंटली, इज बोल्ड 3 ओवर्स एंड गॉट 3 विकेट्स। पहला मैच था उनका। सुमित पटेल उनके साथ हैं और साथ शादाब खान है, जो उनके तो सबको ही पता है, वो अटैकर हैं, लेकिन इस दफा वो तरीके से शादाब खान नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो बिल्कुल आपकी नजर इस बात आते को हैं। मैं एंडोर्स करती हूँ कि जिस तरह से जो लास्ट पीएसएल हुआ था उसमें हमारे स्टार्स बन के कुछ निकले थे, इस दफा परफॉर्मेंस मिली जुली चल रही है सब टीम्स में। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक का जिक्र हुए चले जा रहा है कि जी इस प्लेयर ने आते ही इतने रन किए हैं, इस ओवर पे ये छा गए हैं। इसकी क्या वजह है? टीम्स भी डेवलप नजर आ रही हैं मगर कोई प्लेयर अभी तक बाहर निकल के उसका नाम नहीं सामने आ रहा कि जी ये परफॉर्म कर दिया है। देखिए जिस तरह से लास्ट ईयर हमने देखा फ़खर जमान आए और शादाब आए, उससे पहले हसन अली आए, नवाज आए। नवाज को आप इस साल देखें, नवाज बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है और ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, अच्छा एज कम्पेयर टू अदर स्पिनर्स। आप देखें ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर कैटेगरी में आ गया। इस दफा हुसैन तलत बड़े अच्छे फॉर्म में, आप ये नहीं कह सकते कि जी इज रेडी फॉर द पाकिस्तान, लेकिन एटलीस्ट आप इन पे काम कर सकते हैं, सोचा जा सकता है। तो टैलेंट नजर आ रहा है कि टैलेंट निकल रहा है। हुसैन तलत हो गए। मैं लाहौर कलंदर्स के आगा सलमान का जरूर नाम लूंगा, उसको पोटेंशियल उसमें नजर आया है, लेकिन अभी टाइम चाहिए। लाहौर कलंदर्स वैसे क्या हुआ? लाहौर के जो फैंस हैं वो पहले इतने मायूस रहे, अब चले फिर कुछ कमबैक तो किया है, लेकिन क्या ये क्या हुआ है लाहौर? हेड कोच मोइन खान साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, मेंटोर सर विविड रिचर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं और अब्दुल रजाक ऑलराउंडर वहाँ मौजूद हैं। मतलब एक आप प्रॉपर्ली देखें, पूरा एक सेटअप उनको मिला हुआ है और एक काम कर रहे हैं, एक अच्छे यूनिट की तरह वो खेल रहे हैं। हालांकि उनकी टीम के अंदर बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी एफर्ट्स को कंक्लूडेड बहुत बड़े नामों का जिक्र किया हो इसने, तो कराची किंग्स के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कराची नो डाउट एक बहुत अच्छी सबा की फेवरेट टीम है। ऑब्वियसली इस वक्त पूरे कराची की टीम है, मैं खुद कराची से, हमारी टीम कहीं ना कहीं मेरा भी वो आता है कराची के, हाँ जी कराची की टीम है। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था वो बहुत अच्छा स्टार्ट था, और फिर शाहिद भाई की इंजरी के बाद जब वो वापस जब वो इंजरी हुए एक मैच, क्योंकि वो उस वक्त उनके मेन बॉलर थे, इंजरी होने के बाद फिर वो जिम्मेदारी हम्माद पे ज्यादा आई, क्योंकि हम्माद बिल्कुल फर्स्ट टाइम वो कैप्टनसी कर रहा है पीएसएल के अंदर, और बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत प्रेशर होगा, नो डाउट ही इज वेरी गुड इन हिज प्रोफेशन, बट स्टिल ही नीड सम एक्सपीरियंस बिहाइंड, कि जो शाहिद भाई ऑब्वियसली आपने देखा जब शाहिद भाई वापस आए तो कंटिन्यूसली हम्माद को बताया जा रहा था। जब ये इसकी इनॉग्रेशन की तकरीब हो रही थी उस टाइम पर भी यही कहा था कि मैं शाहिद आफरीदी मेरे साथ हैं तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी टिप्स मिलेंगी। यही देखें, यही चीज होती है, एक यंगस्टर यही चाहता है अपने सीनियर से कि जी उनको सपोर्ट करे, और जिस तरह शाहिद भाई यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और मैं तो खुद देखा क्योंकि मैं साथ खेला हूँ, और ही इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप ठीक कह रहे हैं, शाहिद आफरीदी की जो सपोर्ट है वो जब वो पेशावर ज़ल्मी के अंदर थे, चूंकि डैरन सैमी कप्तान थे, लेकिन उनको सपोर्ट स्ट्रेटेजिकली शाहिद आफरीदी देते थे, और यही सूरत हाल हमने कराची किंग्स में देखी कि इमाद वसीम को भी वो सपोर्ट करते रहे। अब अगला मैच आप क्या देख रहे हैं कराची किंग्स का जो होने जा रहा है? इमाद वसीम चूंकि अभी उनकी अगले मैच में शिरकत यकीनी नहीं है इंजरी की वजह से, तो शाहिद आफरीदी कप्तानी करेंगे, उसमें क्या होगा? नहीं, कप्तानी रवि बोपारा है, क्योंकि रवि बोपारा वाइस कैप्टन अनाउंस, नहीं ये खबरें चल रही हैं कि शायद ऑब्वियसली बिल्कुल चल रही है, लेकिन शाहिद भाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो अगर वो करना होता, क्योंकि जब पहले शाहिद भाई इसमें जब इन्होंने जब क्या नाम है कराची किंग में आए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जी शाहिद आफरीदी, तो ही स्ट्रेट अवे डिनाइड कि जी मैं नहीं, आप हम्माद को बनाएं, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर अगर आगे इनकेस पाकिस्तान के लिए आए, लेकिन अर्ली बहुत अर्ली है। जिस तरह से रवि बोपारा ने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस की है, इस तरह से अभी इसको चांस नहीं मिला, थोड़ा सा वो उनके चेहरे एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि जी बहुत सैड हूँ, नंबर से खुश नहीं है, उनको बॉल नहीं मिली, लेकिन अगर हम्माद ये अगला मैच नहीं खेलता तो डेफिनेटली रवि बोपारा कैप्टन होंगे। फाइनल में कौन सी टीम्स देख रहे हैं? अभी तो बहुत अर्ली है एग्जैक्टली, क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल आप देखें, इस्लामाबाद के 3 मैचेस हैं, इस्लामाबाद के अभी 10 पॉइंट हैं, क्वेटा के 2 मैचेस हैं, उनके 10 पॉइंट हैं। अगर जैसे इन दोनों का यार एक ना एक को तो जाना ही है फाइनल में, अब अगर ये तीनों मैच जीती है इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली ये थ्रू हो जाएगी। क्वेटा 2 मैच जीती है तो वो भी, अगर ये इस्लामाबाद 1 मैच हारती है, मतलब आप अभी कह नहीं सकते स्ट्रेट अवे किसी को कि जी कि क्वेटा जाएगी, इस्लामाबाद जाएगी, कराची जाएगी या कौन जाएगी। बीइंग अ क्रिकेटर आपको एक आइडिया हो रहा होता है ना कि ये टीम जो है, जिस तरह से क्वेटा डेफिनेटली खेल रही है, लेकिन एक एज इस्लामाबाद को है क्योंकि एक्स्ट्रा मैच है, बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा एज इस्लामाबाद को है, लेकिन जो क्वेटा की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना,
ऑब्वियसली कोयटा को जरा थोड़ा एज है ज़्यादा। चलें जी, कोयटा भी आ सकती है फाइनल में। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और PSL के हवाले से जो है हम बात कर रहे थे। और अब लेट्स सी कि बड़े कांटे के मुकाबले जो है वो होने वाले हैं और देखना ये कि किसकी टीम जो है वो इस वक्त मैदान मारेगी और कराची में कौन सी 2 टीम्स होंगी जो कि फाइनल खेलेंगी। खैर, अभी गुड मॉर्निंग आज में हम इस वक्त अब कुछ जिक्र करते हैं एक तोते का, जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तो आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि आखिर इस तोते ने ऐसा किया। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी और अब आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान दुनिया में मोटापे की शरह में 6 गुना इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में 40% अफराद मोटापे का शिकार है। मोटापा कई बीमारियों को जन्म देता है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से किसी मुल्क ने मोटापे की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 26 नवंबर को मोटापे से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तानियों में मोटापे की बड़ी वजूहात सेहत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी ना गुजारना, गैर मियारी और मुर्गन खाने और वर्जिश से दूरी है। मोटापे के बायस दिल के अमराज, जोड़ों के अमराज, जिगर और आंतों के अमराज, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रॉल, सांस लेने में दुश्वारी और कई अक़साम के कैंसर, बिलखुसूस आंतों का कैंसर शामिल है। आलमी इदारे सेहत ने तशवीश का इजहार करते हुए खदशा जाहिर किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा 10 सालों में दुनिया भर के जवानों का 5वां हिस्सा यानी 1 बिलियन जवान मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो जनाब, आप लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाने के लिए हमने आज सोचा कि हम अपने स्टूडियोज में आज डॉक्टर साहब को इनवाइट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप अपने बॉडी वेट को कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप अपनी एक कॉपी और बिल्कुल एक जो है वो कॉपी और पेन जरूर रखें अपने पास, क्योंकि डॉक्टर साहब जो आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उस पर आप अमल कर सकें और कि डॉक्टर के पास जाने से पहले वो जो बेस लाइन एक चीज़ होती है उसको आप अपने पास नोट कर सकें। सारी सूरत हाल में बात करने के लिए डॉक्टर नदीम नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये रिपोर्ट हमने देखी, मोटापे की शरह बढ़ती ही जा रही है दुनिया भर के अंदर, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी मोटापे की शरह बढ़ रही है। क्या वजूहात हैं और वो जो हमने एक इंट्रो में भी बताया कि लोगों के लिए क्या चीज़ बेस लाइन के तौर पर आप बताएंगे? एक्चुअली जब हम क्लिनिक्स के अंदर बैठे होते हैं और पेशेंट हमारे पास आते हैं यूजुअली डायबिटीज़ के वर्कअप के लिए या मोटापे के वर्कअप के लिए, तो उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या हम मोटे हैं, पहली बात, कितना वेट होना चाहिए। या कुछ फीमेल्स आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होती कि डॉक्टर साहब मैंने पिछले 15 दिन के अंदर 1 kg वेट गेन कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो अब इसके अंदर हम एक टूल होता है हमारे पास जिससे हम किसी के भी मोटापे को या वजन को क्वांटिफाई कर सकते हैं। दैट टूल इज कॉल्ड एज BMI या बॉडी मास इंडेक्स। एग्जैक्टली, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स हम लोग अपनी क्लिनिक में बैठ के करते हैं, लेकिन बजाय इसके कि पेशेंट हमारे पास आएँ, हम उनका बॉडी मास इंडेक्स करें, उसके बाद डायग्नोज करें कि हाँ जी आप मोटापे के शिकार हैं, आप ये टेस्ट करवा के नेक्स्ट विजिट कर लें, क्यों ना मैं आप लोगों को ये बता दूं कि किस तरह से आप खुद अपना बॉडी मास इंडेक्स कर सकते हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यूज़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई आप मोटे हैं। अगर मोटे हैं तो क्या आपको चाहेंगे कि वो किस तरीके से खुद घर बैठे ये जान सकते हैं कि उनका बॉडी मास जो है वो वेट कितना है और किस तरीके से वो उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो वेट मशीन आजकल हर किसी के घर में मौजूद है, दूसरा आपको इंची टेप चाहिए होती है। इंची टेप आपने सिर्फ ये करना है कि आपने वेट मशीन के ऊपर बैठना है, खड़े होना है, खड़े होकर आपने वेट मशीन से अपना वेट कर लेना है और एक कॉपी में लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 80 kg आ गया है, तो आपने 80 लिख लिया। उसके बाद आप दीवार के साथ खड़े हो जाएंगे, ऑब्वियसली चप्पल उतार लेंगे और दीवार के साथ खड़े होकर आप अपने क्राउन से इस एरिया से पेन रख के आप एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने उसको मेजर कर लेना है, उसको मेजर करके आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 70 इंच या 72 इंच आया है तो आप कैलकुलेटर उठा के उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद उसका स्क्वायर बना लें। अगर आपकी हाइट 2 मीटर है तो 2 × 2 4 हो जाएगा आपकी वैल्यू। अगर आपकी हाइट 3 मीटर है फॉर एग्जांपल, जो कि होती नहीं है, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपना वेट लिया, वेट को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आप अपने जो आपने स्क्वायर बनाया है kg पर मीटर स्क्वायर, यानी डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर 80 kg आपका वेट है और आपने स्क्वायर 2 का 4 बना लिया है तो 80 डिवाइडेड बाय 4 वुड बी 20। सो योर BMI और बॉडी मास इंडेक्स वुड बी 20। तो अब आपने बना लिया, लिख लिया। अब सवाल ये है कि कौन सा BMI नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। तो जहन में रख लें कि 25 से कम अगर आपका BMI है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट
ओवरवेट, यू आर नॉट ओबेस। ओबेसिटी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन अगर 25 से 29.9 के दरमियान आ गया है तो इसे ओवरवेट कहते हैं। आपको कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप वो करवा के ही डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपका BMI 30 को क्रॉस कर रहा है तो दैट्स कॉल्ड एज ओबेसिटी, इसे मोटापा कहा जाता है। और इसके अंदर आपको ड्रग थेरापी की यानी फार्मा थेरापी की ज़रूरत है, आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी। ऑब्वियसली उससे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज और सारी चीज़ें जो मैं फर्दर बताऊंगा। तो 30 को क्रॉस कर गए हैं तो डॉक्टर के पास जाना है फ़ौरन। अगर 25 को क्रॉस किए हैं तो कुछ टेस्ट करवा लेने हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करना है। 25 BMI की वैल्यू जो है वो ऐसी वैल्यू है जो नॉर्मल है। अगर किसी का वेट इसके अंदर 25 BMI के अंदर आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, उसका वेट बिल्कुल सही है। अगर इससे ज्यादा है, क्रॉस कर रहा है, 30 पे जा रहा है, तो फिर उसको कुछ टेस्ट कराने की जरूरत है। वो टेस्ट कौन से? हाँ, 25 to 29 ओवरवेट हो गया। कहते हैं टेस्ट के ऊपर, टेस्ट के अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं। हम यूजुअली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को और एंडोक्राइन सोसाइटी को फॉलो करते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये दो मेन बॉडीज हैं। तो अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप मेल हैं और आपकी एज 45 को क्रॉस कर रही है, या आप फीमेल हैं और आपकी एज 55 को क्रॉस कर रही है, तो हर साल आपको 2 टेस्ट जरूर करवाने हैं। एक लिपिड प्रोफाइल, यानी ये आपको ये बताएगी कि आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट घूम रहा है, और दूसरा आपको फास्टिंग ब्लड शुगर जरूर करवानी है, जो ये बताएगी कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे हम टेस्ट के हवाले से बात करें कि आप लिपिड प्रोफाइल करवा लें या फास्टिंग ब्लड शुगर करवा लें, तो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक शख्स जिसका बॉडी मास बहुत ज़्यादा है, उसको लग रहा है कि यार मैं बहुत हैवी हूँ या मैं बहुत मोटा हूँ, तो वो उसके लिए ग्रेजुअली या स्लोली चीज़ें नहीं करते हैं। ये वो फौरन से खाना छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा वॉक करना शुरू कर देते हैं, फिर वो ये करते हैं कि इनटेक बढ़ा दें, शायद उससे जो है वो कोई फ़ायदा हो जाए। तो इस चीज़ से क्या होता है कि वो सिचुएशन और ड्रॉबैक में चले जाती है और सेहत आपकी बिगड़ जाती है एज़ कम्पेयर कि आप हेल्दी हों या स्किनी हो, लेकिन आप जो है वो दूसरी सिचुएशन की तरफ जाते हैं। इसका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब बात हो रही है सेहत के हवाले से कि हम अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, लाइफ में अपना स्टाइल जो है वो हेल्दी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर नदीम मौजूद हैं। डॉक्टर नदीम, लिपिड प्रोफाइल के हवाले से बात हो रही है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये कब कराने चाहिए? एग्जैक्टली जैसे हम देख रहे थे कि आपने अपना BMI कैलकुलेट कर लिया, तो अगर आपका BMI 25 को क्रॉस कर रहा है तो स्ट्रेट अवे आप अगले दिन जाके लिपिड प्रोफाइल करवा लें। लिपिड प्रोफाइल के लिए ये कहते हैं कि फास्टिंग होनी चाहिए। रात को अगर आपने 9 बजे खाना खाया है तो सुबह 9 बजे जाके करवा सकते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप फास्टिंग में नहीं जा सकते हैं, नहीं करवा सकते, तो आप रैंडम भी करवा लें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का डिफरेंस नहीं आता। HDL और LDL जो बात हम कर रहे हैं, यानी कि ये आसान अल्फाज में ये कि वो फैट्स जो कि अच्छे फैट्स होते हैं और वो फैट्स जो कि बुरे फैट्स होते हैं, जो कि मजीद फैट डिपॉजिट करते हैं, इसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल, लिपिड प्रोफाइल के 2 कंपोनेंट, वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर इंटरेस्टेड होंगे 2 कंपोनेंट्स में। एक LDL कहलाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे बुरा फैट कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे लिवर से फैट को उठा के पूरी बॉडी में जाके डिपॉजिट कर देता है, आपको मोटा करता है। ठीक है, दैट शुड बी बिलो 70। मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर मुख्तलिफ रेंजेस हैं, कहीं बिलो 100, कहीं बिलो 70, कहीं बिलो 130। लेकिन सिंपल करने के लिए मैं बता दूं कि अगर आपका 70 को क्रॉस कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। एंड HDL शुड बी अबव 40, 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका HDL 40 से ऊपर नहीं है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए, ये तो ओवरऑल हमने क्लिनिकल बात की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक ओवरऑल जो परसेप्शन है मोटापे के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग या तो खाना छोड़ देते हैं या फिर वॉक करने चले जाते हैं, तो उनका जो ध्यान होता है वो वॉक के ऊपर ज्यादा होता है। प्रॉपर जिम तो कोई भी नहीं जाता यहाँ पर, और अगर कोई चला जाए तो 2-3 महीने बाद जिम जाना भी लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो वॉक है और ये जो खाना पीना छोड़ने वाला जो सिलसिला है, उससे बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमें बड़ा फायदा हो रहा है, हम बहुत जल्दी दुबले हो रहे हैं, और उससे बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें तो कोई फायदा नहीं होता, हम जितना भी वॉक कर लें, हम जितना भी खाना छोड़ दें। फिर बात यहाँ पर आती है जी शायद हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आपको लग जाता है, हमें नहीं लगता। सही बात है। एक्चुअली इशू ये होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि मोटापे की वजह से होती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, फालिज हो गया, शुगर हो गई। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि मोटापा करवाती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। स्पेशली हमारी फील्ड की एंडोक्राइनोलॉजी की जो भी बीमारियां होती हैं, आजकल औरतों के अंदर एक बहुत कॉमन बीमारी है PCOS जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर उनके चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। दैट PCOS ये भी मोटापा करवाती है। तो जब तक आप उन बीमारियों को ट्रीट नहीं करेंगे तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी खाना छोड़ दें, आप
स्लिम या स्मार्ट नहीं हो सकेंगे, उनको भी ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा आपका जो सवाल था कि फौरन खाना छोड़ दिया जाए या ऑयल को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल, तो एक्चुअली ऑयल भी खुदा ताला ने किसी न किसी चीज़ के लिए हमारी बॉडी में प्रोवाइड किया है। हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, तो अगर हम ये सोच लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है और हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो हमें वो बीमारियां होने लग जाएंगी जो मोटा करती हैं। तो ऑयल को हम दो ऐसा समझ लें कि कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अच्छा ऑयल और बुरा ऑयल, ठीक है। क्वांटिटी तो कम ही रखनी है, इसमें तो कोई तीसरी बात ही नहीं है। अच्छा ऑयल क्या होता है, बुरा ऑयल क्या होता है? वो ऑयल जिसको हमारी बॉडी डिफरेंट और चीज़ों में कन्वर्ट कर सके, या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाला ऑयल अच्छा ऑयल होता है, जिसमें सबसे अच्छा ऑयल होता है ऑलिव ऑयल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल की बारी आती है। ऑलिव ऑयल का इशू यही है कि ऑलिव ऑयल अगर आपको लेना है तो आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना चाहिए, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन उसके अंदर जो मेन लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो बात अभी मैं आपसे कर रही थी कि फिर टेस्ट का क्या होगा, टेस्ट नहीं आता, फिर अब टेस्ट भी तो चाहिए। टेस्ट देख ले या सेहत देख ले, वो थोड़ा सा कड़वा होता है। बीच का कोई रास्ता हो जाए ना कि थोड़ा सा कोई टेस्ट वाला। बीच का रास्ता सेकंड नंबर पे सनफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो आजकल हर जगह ऑयल चल रहा है, कैनोला ऑयल। और जो बुरे फैट होते हैं जिसके अंदर घी हो गया, बटर हो गया, देसी घी हो गया, हमारी बॉडी इनको कन्वर्ट नहीं कर पाती है। हम जिस तरह लेते हैं उसी तरह जाके चर्बी की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो बहुत बुरी चीज होती है। अगर बॉडी के ऊपर डिपॉजिट हो तो आपको फैटी शो करती है, अगर आपकी आर्टरीज में यानी आपकी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो आपको हार्ट अटैक और फालिज के हमले भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मोटापे की बात की तो आपने कहा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मोटापा, बिल्कुल, तो आमतौर पर ये परसेप्शन भी है या ये बातें सुनने को भी मिलती हैं कि कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं शायद उनकी वजह से भी मोटापे का शिकार हो जाता है इंसान। एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें इशू यह है कि यूजुअली दवाइयां तो डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी दवाई का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर हम बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट हमारे पास आ गया और हम हर मेडिकेशन के बावजूद उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। वो स्टीरॉइड्स डेफिनेटली मोटा करते हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर कोई जोड़ों के दर्द का पेशेंट जो हम सारी कोशिशों के बावजूद, सारी मेडिकेशंस के बावजूद नहीं रिकवर कर पा रहा, तो फिर हमारे पास स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, अगेन वो आपको मोटा करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ फूड्स भी होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, अगर आप आलू खाना शुरू कर देंगे, चावल खाना शुरू कर देंगे, हाई प्रोटीन डाइट अगर लेंगे तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई ग्लूकोज शुगर डाइट, स्पेशली स्पेशल आटा, व्हाइट कलर का आटा, ये तो जहर है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर तो होता नहीं है, ये बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे ही आप खाते हो वो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीजें भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई मोटापे के हवाले से कि जो अफराद मोटे हैं उसके हवाले से आपने रोशनी डाली। ये बताएं कि जो अफराद नॉर्मल हैं, हमारी तरह के दुबले पतले हैं और ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे लोग भी हैं, लोग क्या करें कि वो मोटे ना हो? क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो वेट गेन करना चाह रहे होते हैं, वो मोटे नहीं हो पाते, जैसे सबा ने पहले भी बताया, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटेन किए हुए हैं अपने आप को, मोटापा आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ भी बढ़ रहा होता है, तो वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, अपनी डाइट को कैसे चेंज करें? सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अगर स्लिम है तो स्लिम ही रहें खुदा के लिए, ठीक है, मोटे ना हो जाए, तो स्लिम ही रहें, बिल्कुल। स्लिम कैसे रहा जाए? अब इसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपकी डाइट, सेकंड आपकी हैबिट्स एंड थर्ड एक्सरसाइज। अब डाइट के अंदर जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कुछ जहर हैं, कुछ पॉइजन्स हैं, वाइट पॉइजन होते हैं, 2 वाइट पॉइजन हमारे पास हैं, जिसमें एक शुगर आ जाती है, दूसरी साल्ट आ जाती है। तो ये गाइडलाइन कहती है कि नो एडेड शुगर, नो एडेड साल्ट, यानी आपने नमक नहीं डालना है अपने खाने के अंदर, एडेड जितना आपने सालन बनाते हुए डाल लिया उसको भी 2 ग्राम से कम रखें पर डे, ऐड नहीं करना, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है येलो पॉइजन, जिसको हम लोग घी कहते हैं, देसी घी हो गया, बटर हो गया या सिंपल घी हो गया, ये भी पॉइजन ही कहलाते हैं। तो इनकी क्वांटिटी तो बिल्कुल जीरो कर देनी है। जो मैंने अनसेचुरेटेड फैट से ऑयल्स आपको बताएं, वो भी ये नहीं है कि आप उठा के बस खाना शुरू कर दें, उनकी क्वांटिटी भी लो रखनी है, मुतवाज़न रखें। एग्जैक्टली, मुतवाज़न रखें। नॉर्मल इंसान का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने एक हेल्दी बंदे के हवाले से, जिसका बॉडी मास बहुत ज्यादा है, उसके हवाले से तो आपने पर्टिकुलर टेस्ट भी बताया, उसको एक्सरसाइज भी बताई, लेकिन एक शख्स जैसे हम लोग हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या हम लोगों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए हेल्दी रखने के लिए, रहने के लिए? क्योंकि हम लोगों के बारे में तो यही होता है, जैसे मैं और वेस्ट यूजुअली बात कर रहे थे कि यार अगर हम वॉक करेंगे तो पता नहीं फिर हम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल इंसान को भी मेंटेन करने के लिए अपना लाइफस्टाइल क्या चीजें करनी चाहिए? एक्चुअली हमारे स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि आपको इवन अगर आप स्लिम हैं तो स्लिम रहने के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, ये एक यूजुअली क्वेश्चन लोग करते हैं, भाई पहले दिन से घंटे एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, जिम जाना शुरू कर दिया, तो उससे ये होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप अपने मसल्स को आदत नहीं डालेंगे, सिंपल, ठीक है।